इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रिवोल्यूशन में सबसे पहले आपके क्या क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ वर्ड रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, सडन एंड ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, जो भी बड़े बदलाव आते हैं अचानक, उन्हें क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। तो रशिया में सोशलिज्म का ये रिवॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि रशिया में कौन सा सिस्टम है, वहाँ पे कौन रूल कर रहा है, साइलेंट रहता है, और उसका जो फीमेल काउंटर पार्ट से क्या कहेंगे, जरीना। तो रशिया में राजा है एक तरह का, राजा का टाइटल क्या है, जार। तो वहाँ पे मोनार्की है, और मोनार्की को हटा के वहाँ पे एक गवर्नमेंट आएगी, और उस गवर्नमेंट को हम कहेंगे सोशलिस्ट गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट, ये मोनार्की को हटा के सोशलिस्ट गवर्नमेंट का आना ही क्या कहलाएगा, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब रशियन रिवॉल्यूशन कोई एक इवेंट नहीं, जनरली दो घटनाओं को मिला के रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, एक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो अब आपके सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो हम कॉजेज को हमेशा है 3-4 पार्ट में बांट के लिखते हैं, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, ऐसे करके आप तीनों जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपके नाजीज्म और इसका रशियन रिवॉल्यूशन के कारण लिख सकते हैं कि भाई ये जो रूलर है वहाँ का जार ऑटोक्रेटिक था, मतलब। ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूलर क्या होते हैं, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर पावर इन डेमोक्रेटिकली, वो अपनी मर्जी से रूल करते हैं। तो जार भी अपनी मर्जी से रूल कर रहा था, सब लोगों का नहीं सुन रहा था। वहाँ पे बेसिकली पीजेंट्स और वर्कर वगैरह है, उनकी कंडीशन सही नहीं थी। ठीक है, रशिया छोटी छोटी कंट्रीज से पीछे जा रहा था, जापान से वो हार जाता है, वर्ल्ड वॉर से पहले रशिया जापान से डिफीट हो जाता है। तो इन सब कारण से रशिया के लोग हैं वो चाह रहे थे कि वहाँ का सिस्टम बदले, और वहाँ की कंट्री भी नेचुरली क्या थी, सोशलिस्ट कंट्री थी। वहाँ के लैंड को किसानों में डिवाइड किया जाता था क्रेडिटली, उसे कम्युनल सिस्टम कहा जाता था। तो रशिया एक नेचुरल सोशलिस्टिक कंट्री था। ठीक है, ये कुछ कॉजेज है, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन है क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू इवेंट, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन। लेकिन एक रिवॉल्यूशन वहाँ पर पहले भी उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। उसको पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। तो ब्लडी संडे 1905 में हुआ, बाकी दो इवेंट है वो 10-12 साल बाद। ठीक है, ब्लडी संडे के बाद में वहाँ पे पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर बनेगा और उसे कहा जाएगा ड्यूमा। तो ब्लडी संडे के कारण क्या थे कि निकोलस जार और डेमोक्रेटिक लीडर थे, ऑटोक्रेटिक था, अपनी मर्जी से रूल करता था, कॉन्स्टिट्यूशनली उसके पास उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। ठीक है, उसको उस वक्त लोगों की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई थी। तो जब प्राइसेस बढ़ती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, तो उसे कहते हैं कि रियल वेजेस लोगों की क्या हो रही थी, घट रही थी। क्या समझ में आ रही है? इफ यू आर अर्निंग 1000 रुपीज डे और जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में बढ़ जाएगा, अगर प्याज है, आलू है, उनकी कीमतें बढ़ रही है, तो आप 1000 रुपये में फिर दूसरे महीने कम सामान खरीद पाओगे। तो आपकी इनकम तो वही है, लेकिन वास्तव में इनकम घट गई क्योंकि सामान की कीमत बढ़ गई। बाकी वहाँ पे जो पीजेंट्स है, वर्कर है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे वर्किंग कंडीशन से, काम के घंटे ज़्यादा थे, वेजेस कम थी। तो उन लोगों ने अपने अपने एसोसिएशन बना लिए बहुत सारे, और ये एसोसिएशन स्ट्राइक करने लगे। एक स्ट्राइक पीटर्सबर्ग में हुई, उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा वर्कर थे। उस पर वो डिमांड कर रहे थे कि काम के घंटे कम किए जाए, ठीक है, और वेजेस बढ़ाए जाए। उस पर जार के जो सैनिक हैं मौसक साथी उस पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे लगभग 100 लोग मरते हैं और 300 बाउंडेड होते हैं, और इस इवेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे के बाद में वहाँ ड्यूमा का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक्चुअली में ये ड्यूमा वर्क नहीं करता है। ठीक है, अभी भी रशिया की कंडीशन ज़्यादा सही नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, वर्कर की कंडीशन सही नहीं थी, पीजेंट की कंडीशन सही नहीं थी, और उस वक्त तक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट हो गया था ना। कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी दे दी थी, और रशिया में बहुत सारे लोग उसके फेवर में थे। रशियन सोशल जो आपकी डेमोक्रेटिक
पार्टी है, ठीक है, वो उसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, रिवॉल्यूशनरी पार्टी बन गई थी। ये जो रशियन सोशल लेबर पार्टी है, ठीक है, आगे जाके उसके जो विंग बनते हैं बोल्शेविक और मेंशेविक, और आगे जाके वही पार्टी फिर रशिया में रूल करेगी। अल्टीमेटली कौन सी पार्टी रशिया में रूल करती है, और उस पार्टी का नाम क्या हो जाएगा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो जो आप पार्टी का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, इनिशियली जो दो पार्टी है वो सब डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी और अल्टीमेटली कौन सी पार्टी बचेगी, बोल्शेविक। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी पार्टी, और आपके मेंशेविक का मतलब है माइनॉरिटी पार्टी, जिसमें कम लोग थे, ठीक है। हालांकि ज़्यादा डेमोक्रेटिक एक तरह से मेंशेविक थे, वो चाहते थे कि सभी लोग आए और कंट्री में धीरे धीरे बदलाव हो, और बोल्शेविक चाहते थे कि ट्रेंड और डिसिप्लिन लोग ही पार्टी में होने चाहिए और कंट्री में जल्दी से बदलाव आनी चाहिए। बोल्शेविक का लीडर कौन था, तो रशियन रेवोल्यूशन के दो पार्ट है। पहले पार्ट में जाल को हटाया जाएगा, रशिया में जगह जगह क्या बनती है, सोवियत बनती है, ठीक है। सोवियत एक तरह की लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो एक एरिया में रूल करेगी। तो पेट्रोग्राड में सबसे पहले सोवियत का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कुछ इवेंट्स होगी और बाद में वो जो जार है वो भाग के चला जाएगा और वहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी, मतलब परमानेंटली थोड़े समय के लिए जो सरकार काम करती है उसे क्या कहते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेकिन ये केरेंस्की इसका हेड होता है, लेकिन ये प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो सारी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं कर पा रही, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट तो लोग उससे खुश नहीं थे। उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता ही है, कब से कब तक है, और रशिया उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। रशिया को लॉस हो रहा था, रशिया के लोग चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर से जल्दी बाहर आ जाए और एक सही सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाए। केरेंस्की कर नहीं रहा था वो, तो ऐसे में जो लेनिन है वो कंट्री से बाहर होता है, वो आता है और अपनी थ्योरी देता है, उसे कहा जाता है अप्रेल थीसिस। लेनिन आगे कहता है कि वॉर से जल्दी से रशिया को विड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। देन जो लैंड्स है, लैंड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट, जमीन किसानों को दे देनी चाहिए, और जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है ना, स्पेशली यहाँ पे बैंक का लिखा हुआ है कि बैंक शुड बी नेशनलाइज। नेशनलाइज का मतलब है कि बैंक को कंट्री या सरकार के पास में होना चाहिए, न कि प्राइवेट लोगों के पास, ठीक है। तो ये तीन डिमांड रखता है और उसके बाद में वो कुछ इवेंट के साथ में पूरी जो रशिया का कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो ये पहली बार सोवियत पेट्रोग्राड में बनती, बाद में रशिया में हर जगह सोवियत बन जाती है और एक फिर पूरी रशिया की यूनाइटेड सोवियत बनती है। एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी भी बनाते हैं जो वॉर करती है, इंटरनली उन लोगों को डिफीट करती है जो लेनिन की पार्टी की या बोल्शेविक के अगेंस्ट में। फाइनली ये क्या करेंगे, मॉस्को, पेट्रोग्राड और धीरे धीरे पूरे रशिया का अपने हाथ में कंट्रोल ले लेंगे और बोल्शेविक पार्टी है वो रशिया की सिंगल रूलर बन जाएगी। और यहाँ से ही हम कहते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन सही मायने में रशियन रेवोल्यूशन ये है, फेब और अक्टूबर की रेवोल्यूशन मिला के, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ ये रशियन रेवोल्यूशन वैसे एंड नहीं हो रही है क्योंकि रशिया के अंदर फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सिविल वॉर होने का मतलब क्या है कि रशिया में कुछ लोग वापस एक दूसरे तरह की गवर्नमेंट चाह रहे हैं। फॉरेन में जितनी भी कंट्रीज है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, वो कैसे कंट्री है, सारे कैपिटल्स है, तो वो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सपोर्ट करते हैं और एक लंबा सिविल वॉर चलता है। एक लंबे समय के बाद में सिविल वॉर फिर वहाँ पे एंड होगा और रशिया सही तरह से स्टेबलाइज होगा, ठीक है। जब रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद रशिया को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, USSR। तो ये USSR क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। आपने पढ़ा था ना, आपने लिखा था कि नहीं लिखा था, क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लिखा है कि नहीं लिखा आपने, किसने लिखा है प्लीज, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो अल्टीमेटली रशिया किस फिलोसोफर की आइडियोलॉजी पर अपनी गवर्नमेंट बनाता है, सोशलिज्म, और उसका अल्टीमेट फॉर्म क्या है, कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी किसने दी थी, कार्ल मार्क्स